हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में। और उनकी जो बुक है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, उसके यूनिट सेकंड के जो चैप्टर नंबर सेकंड जो है अपना प्लेटो, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और यूनिट सेकंड के इसके बाद आपका अरस्तु वाला भी चलेगा, उसका मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम प्लेटो वाला जो चैप्टर है उसको पूरा फिनिश कर देंगे। देन अगर आपके एग्ज़ाम में प्लेटो से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं, जो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, कम से कम मैंने 3 से 4 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं प्लेटो से रिलेटेड, और ये आपका लास्ट पार्ट होगा। देन उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो प्लेटो वाला फिनिश हो जाएगा। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट एक्सटेंड लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि हमने जाना था प्लेटो की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में, ठीक है, और उसकी आलोचना भी प्लेटो ने की थी। और उसके बाद हम इस वीडियो में जानेंगे पत्नी एवं संपत्ति का साम्यवाद, ठीक है। देखो, इस यूनिट जो हमने सेमेस्टर 4th में जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो थोड़ी इजी थी, लेकिन सेमेस्टर 5th में आपको थोड़ी टफ लैंग्वेज को लेके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इजी लैंग्वेज आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे जैसे आपकी जो स्टडी है वो आगे बढ़ती जाती है तो थोड़ी सी टफ भी होती जाती है। तो आपको टफ वर्ड मैंने इसलिए लिखवाए हैं और एक्सप्लेनेशन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको आपको सुनते हुए चलना है, ताकि आपको जो इसमें टफ वर्ड दिख रहे हैं वो इजी हो जाए, ठीक है। तो देखो, पत्नी एवं संपत्ति का साम्यवाद। और दूसरी बात मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगा कि जब भी आप जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो नोट्स में लिखा है आपको केवल वही नहीं लिखना है, जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको भी आप लिख सकते हो, ताकि आपका जो आंसर है वो लेंथी हो जाए, ठीक है। तो आपको इस पर फोकस करना है, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा वो भी, और जो रिटर्न में लिखा हुआ है वो भी, ठीक है। तो देखते हैं, पत्नी एवं संपत्ति का साम्यवाद आपका टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं हमारे को क्या बताया गया। प्लेटो का उद्देश्य एक ऐसे प्रतिभावादी समाज का विकास करना था जो भ्रष्टाचार और स्वार्थ और भाई भतीजावाद, ठीक है, जिसको हम ना नेपोटिज्म कहते हैं, उससे क्या हो, मुक्त हो, ठीक है। प्लेटो ना एक अच्छे समाज की क्या करना चाहते थे, निर्माण करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज भ्रष्टाचार भी मौजूद है समाज के अंदर, स्वार्थ भी बहुत सारे लोग करते हैं, और भाई भतीजावाद हर जगह मौजूद है, चाहे वो राजनीति हो या फिर एक्टर्स को लेके हो। भाई भतीजावाद मतलब होता है नेपोटिज्म, ठीक है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो प्लेटो का उद्देश्य बस ये था कि ऐसा समाज बनाया जाए, या समाज का विकास करना है, और साथ ही साथ ऐसा समाज हो जिसमें भ्रष्टाचार भी ना हो, स्वार्थ भी ना हो, सारे के सारे लोग ना सेल्फिश नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो अपने बारे में ही सोचते हो, केवल अपने बारे में सोचना सही है, लेकिन केवल अपने बारे में ही हर समय सोचना वो गलत है, तो ये स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। और भाई भतीजावाद मतलब नेपोटिज्म से क्या हो, मुक्त हो। तो इन चीज़ों से जो मुक्त होगा, प्लेटो का वही उद्देश्य था, ठीक है, समाज को ऐसा बनाना था ताकि समाज का क्या हो, विकास हो सके। लेकिन आज अगर देखा जाए व्यवहारिक तौर पे, व्यवहारिक मतलब जो रियलिटी है, अगर इस तौर पे देखा जाए तो प्लेटो का जो उद्देश्य है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद अपना जो है इसी टॉपिक के अंदर कुछ बताए गए हैं वो नेक्स्ट पेज पर है। तो देखो, भ्रष्टाचार समाज के पतन का प्राथमिक कारण था, ठीक है। भ्रष्टाचार जो है ना, इसके कारण क्या हुआ, समाज का पतन होना संभव है, और ये पहला कारण था जिसके कारण समाज का क्या होता था, पतन होता था, ठीक है, यह समाज बिखर जाता था। इसलिए इसके मूल कारण को समझकर इस खतरे को शुरू में ही समाप्त करने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले समाज जो है ना किस कारण ख़त्म हो सकता है, भ्रष्टाचार के कारण। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना सबसे पहला, ये सबसे बड़ा खतरा है कि भ्रष्टाचार मौजूद है हमारे समाज में। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करो, और साथ ही साथ जो भी समाज से रिलेटेड खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो, ठीक है। उनका मानना था कि अभिभावक वर्ग बैरक में सैनिकों की तरह एक साथ रहेंगे, ठीक है, इससे उन्हें एकता की भावना मिलेगी, और न्यूनतम संपत्ति कम संपत्ति के साथ रहना सीखेंगे, ठीक है। उनको लग्जीरियस लाइफ नहीं दी जाएगी, न्यूनतम संपत्ति कम संपत्ति, तो उनको जो लग्जीरियस लाइफ है ना, ठीक है, वो नहीं मिलनी, लेकिन क्या है,
प्रॉपर्टी दी जाएगी वो भी कम से कम प्रॉपर्टी दी जाएगी और उसी के साथ उनको रहना पड़ेगा, ठीक है, और वो सीख भी जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के रत्न, सोना या चांदी रखने की अनुमति नहीं दी, ठीक है, जो मतलब एक्सपेंसिव वाली चीज़ें होती है ना वो रखने की अनुमति नहीं दी। उनके अस्तित्व के लिए मात्र आवश्यक न्यूनतम संपत्ति के लिए अनुमति दी गई थी, ठीक है। उनके पास बस एक ही चीज़ की अनुमति थी, वो भी क्या, न्यूनतम संपत्ति। बहुत छोटी से छोटी संपत्ति की अनुमति दी गई थी, ज़्यादा बड़ी संपत्ति की अनुमति उन्हें नहीं दिया, एक्सपेंसिव चीज़ों की अनुमति भी उन्हें नहीं थी, ठीक है। ये हम सब बातें कर रहे हैं अभिभावक वर्ग की, ठीक है, जो सैनिकों की तरह रहना सीखेंगे एक साथ, वो उनकी बातें हो रही है। तो जब वो सैनिकों की तरह रहना सीखेंगे तो उनकी किस किस तरह की अनुमति प्राप्त थी और किस किस तरह की अनुमति प्राप्त नहीं थी, उसके बारे में हमने जाना। उन्हें घर आदि सहित किसी भी संपत्ति या निजी स्थान के स्वामित्व की अनुमति भी नहीं थी, ठीक है। निर्वाह और आजीविका के लिए उन्हें उत्पादक वर्ग से माल का केवल निश्चित कोटा प्राप्त हो सकता था, ठीक है। अब देखो जो तीसरा वर्ग है मतलब उत्पादक वर्ग, जिसको हम निर्माता वर्ग भी कहते हैं, जो कुछ ना कुछ क्या करते थे, बनाते रहते थे। उत्पादक का काम होता है हमेशा उत्पादन करना या कोई नई चीज़ बनाना, या जिसको हम निर्माता भी कह सकते हैं, क्योंकि निर्माण करने वाला निर्माता ही होता है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। और निर्माता या फिर कोई नई चीज़ बनाने वाला या दुकानदार भी कह सकते हैं हम, ठीक है, कोई चीज़ बेचने वाला, वो तीसरे वर्ग के अंदर आता था। तो तीसरे वर्ग या उत्पादक वर्ग या निर्माता वर्ग, तीनों का मतलब एक ही है, और उनको संपत्ति रखने की अनुमति थी, लेकिन वे भी बहुत अधिक संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। मतलब संपत्ति रखने की अनुमति थी लेकिन ज़्यादा संपत्ति का यूज़ वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। जब सैनिकों के दौरान जब वो जाते थे तब एक साथ रहते थे तब, ठीक है। लग्जरियस लाइफ से उनको दूर रखा जाता था ताकि उनको ना ये पता लग जाए कि अगर उनकी बुरी कंडीशन हो तो वो रह सकते हैं, ठीक है, उनको इस तरह से सिखाया जाता था। तो इस प्रणाली में उत्पादक वर्ग की संपत्ति पर अभिभावक वर्ग की निगरानी की अनुमति प्रदान की गई थी, और यदि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ जाती है तो उनकी संपत्ति को पुनर्वितरण मतलब दोबारा से बांटने के लिए राज्य के नियंत्रण में लेने का प्रावधान भी शामिल था, ठीक है। मतलब बात सिंपल है कि अगर अमीर और गरीब, ठीक है, इनके बीच की खाई बढ़ गई, मतलब अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, तो इनके बीच की जो खाई है अगर बढ़ जाती है तो इनकी संपत्ति को दोबारा से बांटने के लिए ना, कि इनकी संपत्ति बराबर नहीं है, इनको हमें बराबर बांटना है, तो बराबर से बांटने के लिए राज्य के नियंत्रण में लेने का प्रावधान भी शामिल था। उसको कौन कंट्रोल करेगा, राज्य कंट्रोल करेगा। उसी तरह पत्नी का साम्यवाद भी केवल उन अभिभावकों को लिए लागू था जो समाज में किसी प्रकार के भाई भतीजावाद को समाप्त करना चाहते थे, ठीक है, या जो नेपोटिज्म है उसको समाप्त करना चाहते थे। ऐसे प्लेटो स्वार्थ, ईर्ष्या, ठीक है, जिसे जलन भी कह सकते हैं, घृणा, ठीक है, जैसे नकारात्मक भावनाओं से सावधान करते थे, जिससे परिवार की संस्था को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने क्या करा, प्लेटो ने एकांगी विवाह की संस्था को महिलाओं के प्रति भेदभाव के रूप में देखा, ठीक है। एकांगी विवाह की जो संस्था है उसको महिलाओं के प्रति भेदभाव के रूप में भी देखा था, ठीक है, कि भेदभाव किया जाता है। उन्होंने कहा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है। देखा कि व्यवहार जो विवाह की संस्था है उसके अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव रखा गया, लेकिन प्लेटो का मानना है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ समान व्यवहार या बिहेवियर किया जाना चाहिए, और तर्क दिया कि महिलाओं को भी विधायक और शासक बनने की अनुमति दी जानी चाहिए। पहले राजा या महाराजा में रानी नहीं शामिल होती थी, ठीक है, केवल राजा ही पद पे बैठता था, और विधायक मतलब पॉलिटिक्स में भी महिलाएं खड़ी नहीं होती थी, तो इसलिए ना उनको भी अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा किसका मानना है, प्लेटो का, क्योंकि प्लेटो के अनुसार किसी प्रकार की शिक्षा के अंदर भेदभाव नहीं किया जाता था। तो ये अपना था अपना जो हमने पढ़ा अभी, तो ये सारा का सारा अपना भ्रष्टाचार, ठीक है, और प्लेटो की क्या थॉट्स थी उसको लेकर था, ठीक है। तो अब देखते हैं शासन के अन्य स्वरूप। देखो ये जो है मैंने बुक से लिया है, लेकिन इसको आप समझ सकते हो, जैसे कि मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उस पर फोकस करते जाना, तो आपको मैं इजी वर्ड में भी ये समझाता जाऊंगा। वैसे बहुत इजी है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर सोल्यूशन जरूर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो शासन के अन्य स्वरूप।
प्लेटो का आदर्श राज्य, ठीक है, प्लेटो का जो आदर्श राज्य दार्शनिक शासक का शासन था, जहाँ न्याय की जीत होगी और सभी वर्ग, ठीक है, मतलब जो न्याय होगा वही जीतेगा, ठीक है, जो सही है वही जीतेगा और सभी वर्ग अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहेंगे, मतलब अपने अपने काम में लगे रहेंगे, जो भी उनके पर्सनल गुण हैं उसके आधार पर। आदर्श स्थिति में जैसा कि प्लेटो ने बताया कि कारण आत्मा और भूख पर शासन करेगा, लेकिन प्लेटो ने राज्य के अन्य रूपों और उनकी अस्थिरता, मतलब जो बदलती रहती है, और शय मतलब कि खराबी, उनके कारणों की भी जांच की कि क्या खराबी है। और प्लेटो ने 4 शासनों के बारे में भी चर्चा की थी। पहला साम्यवाद, दूसरा कुलीन तंत्र, तीसरा लोकतंत्र और चौथा अत्याचार, ठीक है। इसके बारे में हम आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे कि होता क्या है साम्यवाद, कुलीन तंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है और अत्याचार क्या होता है। प्लेटो ने इसके ऊपर क्या रखी थी थॉट्स, उसके बारे में भी हम जानेंगे अगले पेज पर। उन्होंने तर्क दिया कि इनमें से प्रत्येक शासन अपने अंतर्निहित चरित्र के कारण, मतलब अपने अंदर के जो चरित्र है उनका चरित्र ये कह सकते हो, उनका जो खुद का चरित्र है पर्सनल, उसके कारण अत्याचार में गिरावट के लिए मजबूर था। ऐसा लगता है कि उन्होंने इन सभी पतित रूपों का ये सुझाव देने के लिए सूचीबद्ध लिस्ट किया है कि यदि आदर्श राज्य का समान और दृढ़ता से स्थापित नहीं किया जाता है तो ये धीरे धीरे लोगों को बदतर राज्य में ले जा सकता है, जिससे दार्शनिक राजा के शासक जो शासन है उनके बारे में उनके विचार को वैध बनाने का प्रयास किया जा सकता है। देखो बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में कि क्या बताया गया इसके अंदर। तो देखो मतलब हर एक राजा जो होता है इसके अंदर बताया गया शासन के अन्य स्वरूप, ठीक है। प्लेटो के अनुसार ना शासन के 4 वो बताए गए हैं स्वरूप होते हैं, कुलीन तंत्र, समाजवाद मतलब साम्यवाद जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, साम्यवाद, लोकतंत्र और अत्याचार, ठीक है, ये बताया गया। और साथ साथ में ये भी बताया गया कि कारण आत्मा और भूख पर शासन करेगी, और साथ साथ उन्होंने बताया कि हमेशा किसकी जीत होती है, न्याय की जीत होती है। ये मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब देखो बात ये आती है इसके अंदर, एक मेन पॉइंट ये भी है कि हर एक राजा जो होता है, ठीक है, उसके अंदर ना जो भी चरित्र छुपा पड़ा है या उसका जो भी चरित्र है ना, उसके कारण अत्याचार में गिरावट करने के लिए वो मजबूर हो जाता है, ठीक है। मतलब हर एक राजा कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता, मतलब अत्याचार करेगा ही नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, किसी पर भी अत्याचार नहीं कर सकता। अगर वो अत्याचार करेगा तो उसके राज्य का जो स्वरूप है या शासन का स्वरूप है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए राज्य वो प्रजा जो होती है उसको राजा का सम्मान करना चाहिए, और दूसरी तरफ राजा को क्या करना चाहिए, सम्मान के बदले प्रजा को भी खुश रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें इसमें बताई गई है। अगर ऐसा नहीं होता, लोग प्रजा जो है वो राजा को सम्मान नहीं दे रही है और दूसरी तरफ जो राजा है वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो इससे जो राज्य की स्थिति है वो बदल सकती है बहुत ही ज़्यादा, और ये दोनों के लिए ही खतरा बन सकती है, राज्य के लिए भी और प्रजा के लिए भी। देखो जो हमने शासन के जो स्वरूप है वो अपने 4 हैं, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र और अत्याचार है, और जो सबसे पहले दे रखा है टीमोक्रेसी। तो इसके अंदर पता है क्या, टीमोक्रेसी का मतलब होता है साम्यवाद, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बता रखा है, आदर्श राज्य से पतन का पहला रूप टीमोक्रेसी था, ठीक है। मतलब आदर्श राज्य जो है उसके पतन से पहले, मतलब वो आदर्श राज्य ही होगा, तो उसका जो स्वरूप है वो क्या कहलाता था, टीमोक्रेसी। मतलब समय का प्रभाव चलता है इसके अंदर। आने वाली पीढ़ियों में, ठीक है, जो पीढ़ियाँ आने वाली भविष्य की बात की जा रही है, प्रतिभा का अभाव, मतलब प्रतिभा क्या है उनके अंदर कमी है, और होने और सही भावना से शिक्षित ना होने पर शासक वर्ग की गुणवत्ता के साथ साथ समाज का ही पतन होना तय है। देखो किसी के अंदर अगर प्रतिभा नहीं होगी, ठीक है, जागरूकता नहीं होगी और सही भावना नहीं होगी, अगर वो गलत भावनाओं को लेकर चलेगा और साथ साथ शिक्षित भी नहीं होगा, तो ऐसे शासक वर्ग की जो भी गुणवत्ता है वो तो खराब होगी, लेकिन साथ साथ क्या होगा, समाज का भी पतन हो जाएगा, क्योंकि किसी के अंदर प्रतिभा ही नहीं है, बहुत कमी है, हर चीज़ की कमी है। जो चीज़ होनी चाहिए जो समाज को बढ़िया बनाती है, आदर्श बनाती है, लेकिन वही क्वालिटी अगर नहीं होगी किसी में, तो शासक वर्ग तो कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन साथ साथ समाज का भी पतन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शासन के इस रूप में शासक, अभिजात वर्ग, मूल्यवान धन और
भौतिक चीज़ें बुद्धि और ज्ञान से ऊपर और सैनिक और सहायकों को दार्शनिकों से अधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, तो इन सबको ना दार्शनिकों से अधिक मूल्यवान माना जाता है। दार्शनिक मतलब ज्ञानी जो होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है इन सबको, जो भी मैंने सबसे पहले नाम पढ़े, अभिजात वर्ग, मूल्यवान धन, भौतिक चीज़ें बुद्धि और ज्ञान से ऊपर, सैनिकों, इन सबको ना दार्शनिकों से अधिक मूल्यवान माना जाता है। तो ये टीमोक्रेसी वाला था। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं स्वरूप क्या है, कुलीन तंत्र। जब सद्गुणों में और गिरावट आती है, ठीक है, सद्गुणों में और गिरावट आती है और धन केंद्रितता अर्जित करता है, ठीक है, तो कुछ अमीर या कुलीन तंत्र का शासन बन जाता है। मतलब कुछ लोग ना अमीर बन के क्या करते हैं, शासन करना शुरू कर देते हैं जब सद्गुणों में गिरावट आती है। ठीक है, और धन केंद्रित जो करता जाता है, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना, वो अमीर है, अब वही क्या करने लग जाएगा, शासन करने लग जाता है। और इससे क्या होता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि जो अमीर है वो अमीरों पे ही फोकस करेगा, गरीबों पे फोकस ही नहीं करेगा। ठीक है, वो देखेगा भी नहीं गरीबों की तरफ, तो इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और धन की तलाश कानून के शासन का कमज़ोर कर सकती है। तो वो जो शासक है, जो अमीर है, वो किसकी लालच में घूमता रहेगा, पैसों की लालच में। ठीक है, वो उसी का साथ देगा जिसके पास पैसा है। ठीक है, अगर किसी का साथ न्याय करना है तो जिसके पास पैसा होगा वो उसी के साथ रहेगा। ठीक है, मतलब राजा जो है ना पैसे वालों के साथ ही रहेगा इस कुलीन तंत्र वाले सिस्टम में। ठीक है, कुलीन वाला जो सिस्टम है ना, इसने अमीरों के ऊपर फोकस किया था, गरीबों को जो स्थिति है वो बदतर से बदतर की जाती है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि अमीर और गरीब के बीच की खाई क्या हो जाती है, इसमें धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब आगे बोला गया इसके कारण क्या होता है, गरीब क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। ठीक है, जब अमीरों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो गरीब भी तो कुछ करेंगे। गरीब क्या करेंगे, कुलीन तंत्र वाला जो भी राजा है उस पर क्या कर देंगे, विद्रोह। उसके विरुद्ध क्या करेंगे, विद्रोह शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, कुलीन तंत्र वाला सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। इससे समाज की भी स्थिति क्या हो जाएगी, और बुरी हो जाएगी, क्योंकि प्रजा ने किस पे वो कर दिया, विद्रोह, राजा पर ही कर दिया, जो कुलीन वर्ग का ही है। अब अगला अपना है लोकतंत्र। इसकी विशेषता लाइसेंस, फजूल खर्ची, अराजकता और इच्छाओं और भूख पर शासन करती थी। ठीक है, इसकी विशेषता यही थी। कुलीन तंत्र में गरीबों के विद्रोह का उत्पाद, मतलब गरीबों ने क्या कर दिया था, कुलीन तंत्र में विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने विद्रोह कर दिया और ये अन्यायपूर्ण था। ठीक है, और प्लेटो ने इसकी तुलना भीड़ तंत्र से की, क्योंकि जीवन के किसी भी क्षेत्र के लोग, ठीक है, जीवन के किसी भी क्षेत्र के लोग राजनीति में भाग ले सकते थे। पोषित मूल्यों के संबंध में गुणवत्ता के बजाय मात्रा मुख्य मानदंड थी। अत्यधिक अराजकता के कारण एक केंद्रीय मजबूत नेता को नियंत्रण करने के लिए आमंत्रित करना अनिवार्य था और अत्याचार उठ खड़ा होगा। तो लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जो ऊपर की लाइन है वही मेन है। इसको कुलीन तंत्र से क्या किया गया, कंपेयर किया गया, और कुछ भी नहीं है। और लोकतंत्र के अंदर ना लोगों की जो है ना बात सुनी जाती है। ठीक है, लोगों की राय क्या है, सबकी राय ली जाती है इसके अंदर वैसे, और अत्याचार से ना मुक्त किया जाता है समाज को। ठीक है, और ना लोग क्या कर सकते हैं, राजनीति में बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं, और जो अत्याचारी राजा है उसको उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो विद्रोह करना ना ये एक सही हल नहीं है, लेकिन अब कर भी सकते हैं। लेकिन बात ये है कि लोकतंत्र या प्लेटो के अनुसार ना क्या है कि विद्रोह करना गलत है। ठीक है, प्रजा को विद्रोह नहीं करना चाहिए, बल्कि विद्रोह से क्या होगा, हिंसा। और हिंसा कभी भी लोकतंत्र या हमारे संविधान में बोला नहीं गया कि प्रजा को हिंसा करनी चाहिए। ठीक है, तो विद्रोह करना गलत है। अब आगे देखते हैं अत्याचार। सुरक्षा और सुरक्षा के नाम पर अत्याचारी लोगों के जीवन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और सभी स्वतंत्रताओं को कम करेगा। ठीक है, अत्याचार से आज़ादी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्लेटो अत्याचार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सुझाते हैं। ठीक है, प्लेटो ने इस बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं कही है। मतलब प्लेटो ने ये बात भी नहीं की कि अत्याचार से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, उन्होंने इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, और न उनके थॉट्स अभी तक इस बारे में लिखे गए हैं। तो ये 4 थे शासन के स्वरूप जो प्लेटो ने बताए थे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर और ये जो आपकी सेकंड यूनिट है
इसका जो चैप्टर में फर्स्ट है प्लेटो का वो फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।